नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज हम बात करेंगे 2024 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी प्लानिंग की। आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हैट्रिक लगाने के लिए क्या प्लान तैयार किया है। जनवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा है। मंगलवार से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी सत्र होगा। मतलब ये कि 2024 के लिए क्या कुछ करना है, मिड फरवरी तक सारा सीन, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि फरवरी का पहला हफ्ता तो बजट में ही गुजर जाएगा और मिड मार्च से पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। पिछली बार 11 मार्च 2019 को चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई थी। यानी प्रधानमंत्री मोदी के पास कुल जमा 40 दिन है। इसमें जो बड़े ऐलान होने वाले हैं वो आज मैं आपके सामने रख रही हूं। जनवरी का महीना बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से जो राम मंदिर का वादा किया वो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरा हो गया। अगले 7 दिन यानी कि 5 फरवरी तक प्रधानमंत्री मोदी एक और वादा पूरा करने जा रहे हैं, जिसका दावा खुद मोदी के मंत्री कर चुके हैं। और फरवरी के अंत में या मार्च की शुरुआत में कहें, यूसीसी पर भी कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो समान नागरिक संहिता पर विधानसभा में कानून लाने जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने सीएए को लेकर दिया है। आगामी एक सप्ताहेर मध्य ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। मोदी के मंत्री शांतनु ठाकुर जिस सीएए कानून को अगले एक हफ्ते में लागू करने का दावा कर रहे हैं, आखिर वो कानून है क्या, उससे क्या फायदे होंगे और अब तक ये कानून लागू नहीं किया गया, इसके बारे में डिटेल अब आपके सामने रखती हूँ। सीएए को नागरिक संशोधन कानून के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया और इसके तहत पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वो गैर मुस्लिम नागरिकता पा पाएंगे भारत में, उनके लिए प्रावधान किया गया है जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आकर बस गए हैं। इन गैर मुस्लिमों में 6 धर्म के लोग शामिल हैं। हिंदू हैं, सिख हैं, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। इन 3 देशों के रहने वाले इन 6 धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी उन्हें अब घुसपैठिया नहीं माना जाएगा और उन्हें वोटिंग का अधिकार भी मिलेगा, क्योंकि वो भारत की नागरिकता पा पाएंगे। आपको बता दें कि 4 साल पहले ही नागरिकता संशोधन बिल संसद ने पास कर दिया था और राष्ट्रपति ने बिल पर मुहर भी लगा दी थी। लेकिन साल 2020 में ही कोरोना महामारी आ गई थी, जिसकी वजह से ये बिल लागू नहीं हो पाया था। अब इस बिल को अगले 7 दिन में लागू करने की बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी कहना है कि देश के लिए नागरिकता संशोधन कानून जरूरी है। देखिए, शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। भले रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। देश के अंदर ये अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नागरिकता कानून नहीं बनेगा तो पूरे दुनिया से हिंदू को मार काट, गैर मुस्लिम, बांग्लादेश से देखिए आए थे सिख भाई, अगर कानून नहीं बने तो क्या होगा। इसीलिए ये कानून बंगाल में टीएमसी के कलेजा पर चढ़ करके लागू किया जाएगा। और वही नहीं, अब तो देश की जरूरत है
एनआरसी जिसे कहते हैं नागरिकता कानून, क्या दुनिया के हर नागरिक का अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड है? क्या भारत में नहीं होना चाहिए? राशन लेना होगा तो आधार नंबर देंगे और एनआरसी का होगा तो विरोध करेंगे। ये विरोध अब नहीं चलने वाला। नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीए के लिए बकायदा पोर्टल बनकर तैयार है। पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। गृह मंत्रालय में सीए को लेकर भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता दें कि नागरिकता देने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। अब बात बंगाल की, जहां ममता बनर्जी की पार्टी सीएए का लगातार विरोध कर रही है। 4 साल पहले बंगाल में उनकी पार्टी सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं। वो ये ऐलान कर चुके हैं कि बंगाल में सीएए लागू होने नहीं देंगे। इसके पीछे का कारण मुस्लिम वोट बैंक को बताया जाता है, क्योंकि बंगाल में 70.5% हिंदू हैं तो मुस्लिमों की आबादी 27% है। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और इनमें 13 सीटें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम बाहुल हैं। उसमें मुर्शिदाबाद है, मालदा, बहरमपुर, डायमंड हार्बर जैसी सीट शामिल है। ममता बनर्जी को यही लगता है कि अगर वो सीएए का विरोध नहीं करेंगी तो मुस्लिम वोटर्स कहीं उनसे छिटक ना जाएं। जब संसद में सीएए लाया गया था तो इसके विरोध में देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। कई जगहों पर तो प्रदर्शन हिंसक भी हो गए थे। इनमें कई लोगों की जान भी गई थी। दिल्ली के शाहीन बाग में तो करीब 2 महीने तक सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ, धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि कोरोना को देखते हुए कोर्ट के आदेश के बाद यह आंदोलन खत्म हुआ था। विपक्षी दलों के साथ कई मुस्लिम संगठनों को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ऐतराज रहा है। उनका तर्क यह है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है। इसमें धर्म के आधार पर नागरिकता दिए जाने की बात कही जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता के कानून का उल्लंघन है। मुस्लिम संगठनों का यह भी कहना है कि इसके जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सरकार इस मुद्दे पर कई बार स्पष्टीकरण दे चुकी है। सरकार का कहना यह है कि यह कानून 3 पड़ोसी देश के गैर मुसलमानों पर, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उन देश में, उन पर लागू होता है, ना कि किसी भारत के नागरिक पर यह कानून लागू है। ये कानून उन हजारों लोगों के लिए एक राहत है जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न झेला है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और इसीलिए 42 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी को 22 और बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस मात्र 2 सीटें ही जीत पाई थी और लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40% वोट मिले थे, जबकि 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2% घट गया था और 38% वोट शेयर मिला था। पिछले साल हुए पंचायत के चुनाव में बीजेपी को महज 23% वोट मिला। माना यह जा रहा है कि अगर सीएए लागू हो जाता है तो बंगाल में बीजेपी को फायदा होगा और उनका वोट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो काउंटर पोलराइजेशन भी होगा। उधर राहुल गांधी की यात्रा, जो कि आज पश्चिम बंगाल से बिहार के किशनगंज पहुंच चुकी है, वे अगले 2 दिनों तक बिहार में ही रहने वाले हैं। उनकी भी यात्रा का पूरा फोकस बिहार के सीमांचल का इलाका है, जहां से उनके 1 सांसद और 5 विधायक हैं। राहुल गांधी कल यानी कि 30 जनवरी को पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए लोकसभा की 4 सीटें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार को कवर करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद राहुल गांधी की यह पहली बिहार यात्रा है। राहुल गांधी ने इस यात्रा में भी अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन केवल मुस्लिम इलाकों पर ही रखा है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में लोकसभा की 4 सीटों को कवर कर रही हैं। ये 4 सीट हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, जो कि मुस्लिम बहुल सीटें हैं। अब बात नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में कहां कहां लागू नहीं होगा सीएए, वो भी आप जान ले। असम का कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड, नॉर्थ चासछर हिल्स जिले में यह लागू नहीं होगा। तो मेघालय में शिलोंग को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में, त्रिपुरा के आदिवासी जिले में,
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सीएए लागू नहीं होगा। बात अयोध्या की भी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश भर में जबरदस्त राम के नाम की लहर चल रही है। देश के कोने कोने से लाखों लोग रोज अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला का दर्शन कर रहे हैं। जो भी राम भक्त अयोध्या आ रहा है वो मोदी और योगी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन इंतजाम ऐसे हैं कि हर कोई आराम से दर्शन कर रहा है। श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का इंतजाम क्या है, इसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी ने रामलला के दर्शन भी किए, मंदिर में मौजूद पुजारियों से बातचीत की। इसके बाद सीएम योगी बहुत देर तक मंदिर परिसर में रुके और इंतजाम खुद अपनी आंखों से देखा। श्रद्धालुओं को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब बातों की जानकारी भी उन्होंने फर्स्ट हैंड ली और अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी की। दरअसल खुद सरकार को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या में इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ेंगे। बीजेपी ने 2 महीने में करीब 30 लाख लोगों को अयोध्या लाकर दर्शन कराने का टारगेट सेट किया था, यानी कि 25 मार्च तक देश के कोने कोने से हर रोज 50,000 लोगों को अयोध्या लाकर दर्शन कराने की तैयारी की गई थी। लेकिन यहाँ तो एक ही दिन में 2-2 लाख लोग अपने आप अयोध्या पहुंच रहे हैं। पिछले 6 दिन में करीब 19 लाख लोग अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन कर चुके हैं, यानी कि अयोध्या से उठी राम की लहर देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी। इसके बाद से वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले दिन जहां 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए, वहीं दूसरे दिन 2.5 लाख, तीसरे दिन 2 लाख और चौथे दिन ये संख्या 3.5 लाख की थी। 5वें दिन 2.5 लाख और छठे दिन 3.25 लाख लोगों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। 24 के चुनाव में राम मंदिर और राम की लहर का फायदा अब किसे मिलेगा, ये सब जानते हैं, क्योंकि सारे वोट मोदी के खाते में जाएंगे। जो राम भक्त है वो मोदी और योगी को इसलिए चुनता है क्योंकि वो वादा निभाते हैं। तभी बीजेपी नेताओं ने भी अपना अयोध्या का कैलेंडर सेट कर लिया। एक एक करके बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, कैबिनेट समेत अयोध्या आकर रामलला का दर्शन करने वाले हैं। 31 जनवरी को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ रामनगरी का दर्शन पूजन करेंगे, तो 1 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी की कैबिनेट रामलला का आशीर्वाद लेगी। 2 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और 5 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम रामलला का अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन करने वाले हैं। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ आएंगे, तो 9 फरवरी को हरियाणा, 12 फरवरी को राजस्थान, 15 फरवरी को गोवा के सीएम, तो 22 फरवरी को असम और 24 को गुजरात के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ आकर रामलला का आशीर्वाद लेंगे। 4 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या का काम तो पूरा हो चुका है और अब अगला टारगेट काशी है। खुद सीएम योगी ने इस बात का इशारा कर दिया है कि अयोध्या से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने पहली बार ज्ञानवापी को लेकर IASI की सर्वे रिपोर्ट का जिक्र अपनी बातचीत में किया। अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व करने का संदेश दिया। हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में
ये एसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। दरअसल पिछले दिनों ज्ञानवापी को लेकर एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें प्राचीन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात आई है। सर्वे में मंदिर होने के 32 पुख्ता सबूत भी मिले। वैज्ञानिक सर्वे में भगवान की खंडित मूर्तियां और दीवारों पर आकृतियां भी मिली, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस सर्वे से इत्तेफाक नहीं रख रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि एएसआई रिपोर्ट कोई निर्णायक सबूत नहीं है। केंद्र सरकार जहां एक तरफ सीएए लागू करने जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में 2 फरवरी को ड्राफ्ट कमेटी सरकार को प्रस्ताव सौंप देगी, जिसके बाद बजट सत्र में बिल लाया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे।